चलो तो पहले दो तीन चीजें करते हैं पिछली। एक चीज हमें आपको बताना है एफपीओ, एफपीओ ये बताना है। एक चीज आपको बताना है एडीआर, ठीक। एक चीज बताना है जीडीआर, और एक है प्रोमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट्स। वो जो हम मनी मार्केट में पढ़े थे वो प्रोमिसरी नोट्स थे, वचनबद्धता पत्र थे, ठीक। एक बताना है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इनको समझते हैं। देखो कल हमने बताया था आईपीओ, हमने कहा था कि मान लीजिए, अब तो आईपीओ आप लोगों को याद होगा, मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को अपना 10%, 20%, 30% जो भी शेयर बेचना होता है, फर्स्ट टाइम शेयर सेल करना होता है, ठीक। तो शेयर सेल करने कहाँ आ जाती है? स्टॉक एक्सचेंज में आ जाती है। कंपनी कहाँ आ जाती है? स्टॉक एक्सचेंज में आ जाती है, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज में आ जाती है, समझना बात को। अब जब कंपनी पहली बार अपना शेयर सेल करने स्टॉक एक्सचेंज में आती है, इसी को क्या कहते हैं? आईपीओ। इसी को क्या कहते हैं? आईपीओ। याद है ना? ठीक ठीक, इसी को क्या कहते हैं? आईपीओ। अब मान लीजिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ गई, 10%, 20%, 30% जो भी है, अपना आईपीओ लेकर के आई, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेची, पैसा यहां से इकट्ठा किया और उस पैसा को लेकर के चली गई। कंपनी 10-5 साल अपना बिजनेस करती है, ठीक। कंपनी 10-5 साल अपना बिजनेस करती है। मान लीजिए पहली बार में जब आई थी तो 20% शेयर लेकर के बेचने आई थी। मान लीजिए 20% शेयर लेकर के आई थी बेचने, पैसा इकट्ठा की और चली गई, अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। जब ये 20% सेल कर चुकी है, फिर भी इसके पास 80% तो बचा हुआ है, फिर भी इसके पास 80% तो बचा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए 10-5 साल बाद कभी इस कंपनी का मन करता है कि इस 80% में से भी चलिए कुछ 20-30% बेच दें, जो भी चाहे 20-30% जो भी चाहे बेच दें। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगली बार फिर इसका मन करता है चलिए अभी हमारे पास 80% हिस्सा है, इसमें से भी 30% बेच दें। तो कंपनी सोचती है 30% पुनः सेल करते हैं और दोबारा सेल करने के लिए कहां आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। तो कंपनी जब दोबारा अपना शेयर बेचने स्टॉक एक्सचेंज आती है तो उसे कहते हैं कंपनी एफपीओ लेकर के आई है, एफपीओ लेकर के आई है, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आई है, एफपीओ लेकर के आई है। तो समझना, ठीक। यानी जो हमने बात की एफपीओ की, इससे बात क्या निकली? कोई कंपनी, मेरे साथ याद करो सारे लोग, कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में या यूं कहिए शेयर मार्केट में दोबारा जब अपना शेयर बेचने आती है तो वह क्या लेकर के आती है? एफपीओ लेकर के आती है, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग को लेकर के आती है। बस यही एफपीओ है, बाकी सारी प्रक्रिया ठीक इसकी वैसे ही होती है जैसे आईपीओ की होती है। तो बात उठी एफ, ठीक, पीओ, एफपीओ, फॉलोइंग ऑन, ठीक, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक, फॉलोइंग ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। तो हम कहते हैं कि कोई कंपनी, कोई कंपनी, कोई कंपनी, ठीक, जब दोबारा, एक बार आ चुकी है, दोबारा दोबारा अपना शेयर बेचने आती है, अपना शेयर बेचने, ठीक, आती है, दोबारा अपना शेयर बेचने आती है, कहां आती है? तो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं एफपीओ, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं एफपीओ। याद हो गया ना? रुद्र, माधुरी, उमंग, ठीक। यानी पहली बार बेचने आई, उमंग ने तो परिभाषा लिखी, पहली बार बेचने आई फर्स्ट टाइम तो आईपीओ कहा गया, सेकंड टाइम बेचने आई तो एफपीओ कहा गया, ठीक। समझ में आ गया बात? धर्मा, धर्मा मुझे पहली बार दिख रहे हैं, धर्मा तिवारी, ठीक। कित उतना ही करो, हर दिन उतना ही करना जितना कर सकते हो, अच्छे से। तो उसके बाद क्या कर लो, पुनः एक बार सब कुछ को कंप्लीट करो अच्छे से। कमी को तुम खुद ब खुद दूर कर लोगे हर व्यक्ति की। तो आलतू फालतू के लोग स्ट्रेटजी रणनीति, ठीक, प्री मैं इंटरव्यू है ये मैं लड़ा लूंगा और दाव पे जानता हूं, ठीक। बस तुम लोग लड़ने के लिए तैयार रहो, ऐसा दाव सिखाऊंगा क्या खा। चलिए अभी बात करें। तो यानी पहली बार लेकर आई थी तो आईपीओ कहलाया, दूसरी बार आई तो एफपीओ कहलाया, बस यही है, बस इतना ही है। अब आ जाइए, हो गया ना? अब समझाते हैं एडीआर। एडीआर क्या है? बहुत आसान है, देखो क्या एडीआर भाई, अब समझाते हैं एडीआर क्या है, ठीक। एडीआर, एडीआर इसका पूरा नाम है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें, अमेरिकन डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी रसीदें, पूरा नाम है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें, अमेरिकन, ठीक, डिपॉजिटरी रसीदें, एडीआर का पूरा नाम है। तो एडीआर का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें, ठीक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें, एडीआर का पूरा नाम है, ठीक। बताता हूं मैं क्या है, देखो समझना, समझना आप लोग, ठीक। क्लास के बाद बातें करेंगे, आपके पर्सनल कोई समस्या है तो उसका जो तमाम प्रकार की आपको चिंता रहती है, तमाम प्रकार के समाधान चाहिए, पढ़ाना। इधर आ जा, समझ रहा बात को। एडीआर पहले बताते हैं, फिर क्लास के बाद लास्ट में आपसे कुछ बातें करेंगे। तो क्या है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें? क्या है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें? सिंपल सी बात है, देखो अमेरिका में क्या होता है कि ये यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का भी शेयर मार्केट है, अमेरिका का भी स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए भाई, ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चले जाइए, नॉस्टॉक चले जाइए, कहीं भी, ठीक, या यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, या यूएसए का क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक।
समझ में आ गई बात? ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। तो आ जाओ, ठीक, आ जाओ। अब अमेरिका का एक नियम है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ यूएस की कंपनी का ही शेयर बिकेगा, यूएसए की कंपनियों का ही शेयर बिकेगा, यूएसए की कंपनीज का ही शेयर बिकेगा, का ही शेयर बिकेगा। यानी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से कौन शेयर बेच सकता है? सिर्फ अमेरिकन कंपनियां ही शेयर बेच सकती हैं, ठीक, समझना। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से सिर्फ अमेरिकन कंपनियां ही शेयर बेच सकती, ठीक, समझ में आ गई बात? विशालवा तू बहुत बदमाशी करता है, तू तो पिटेगा एक दिन मुझसे, ठीक, समझना। तो क्या करता है, यूएसए की कंपनियों का शेयर ही बिकेगा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से, यह अमेरिका का नियम है। अब भारत वाला कैसे बेच पाएगा? तो अमेरिका कहता है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज से हमारी कंपनी का शेयर बिकेगा, लेकिन अगर किसी अन्य देश की कोई कंपनी आनी चाहती है, जैसे मान लो कोई इंडिया की कंपनी जाना चाहती है, कोई इंडियन कंपनी जाना चाहती है, ठीक, कोई इंडियन कंपनी जाना चाहती है, मान लीजिए, ठीक, कोई इंडियन कंपनी है, कोई हमारे देश की कंपनी है, ठीक, कोई इंडियन कंपनी जाना चाहती है, तो क्या होगा? तो अमेरिका कहता है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर आकर के, ठीक, आपको शेयर नहीं एडीआर बेचना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें बेचनी होगी। यानी इंडियन कंपनी जाएगी तो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर क्या सेल करेगी? एडीआर सेल करेगी। अब एडीआर क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे हम कहते हैं नाक को ऐसे घुमा करके पकड़ेंगे, वैसा यहां होता है। अमेरिका कहता है हमारे पर आएंगे तो आप एडीआर बेचेंगे। तो एडीआर क्या होता है? एडीआर कुछ नहीं होता है, कई शेयरों का बंच बना करके एक एडीआर कर दिया जाता है। जैसे मान लो कह देंगे एक एडीआर बराबर 10 शेयर, जैसे मान लो वो कह दे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एडीआर बराबर 10 शेयर, उन्होंने कह दिया। यानी पेपर पर आप भले ही एडीआर बेच रहे हैं, पेपर पर आप भले ही एडीआर बेच रहे हैं, एक्चुअल में बिक क्या रहा है? 10 शेयर बिक रहा है। आपने एक एडीआर बेचा यानी आपने 10 शेयर बेच दिया, आपने 100 एडीआर बेचा यानी 1000 शेयर बेच दिया, ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो यही है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें। यानी जब कोई इंडियन कंपनी, और या इंडियन कंपनी नहीं, दुनिया की कोई भी कंपनी, लेकिन हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, यानी जब कोई कंपनी, समझना, अब यहीं से परिभाषा लिख रहे हैं, जब कोई कंपनी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, जब कोई कंपनी ठीक, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचने जाती है, शेयर सेल करने जाती है, हो नहीं पा रहा, यहां साफ साफ लिखते हैं, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, ये कंपनी बना दी और ये क्या गई है? एडीआर बेचने। तो हम कह सकते हैं जब कोई कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचने जाती है, तो वह शेयर के बदले एडीआर जारी करती है, बस इतनी बात हो गई, ठीक, क्या कर रही है? एडीआर जारी कर रही है, ठीक, बस यही है, समझ गए? उत्कर्ष, सुमन, समझ में आ गई बात? यानी इंडिया की कंपनी जाएगी तो अमेरिका वाला कहेगा हमारे शेयर मार्केट पर आप शेयर के नाम से नहीं बेचोगे, ठीक, आप किसके नाम से बेचोगे? एडीआर के नाम से, ठीक। और यह कब से आया? वाह, सुमित तो आजकल पढ़ रहा है। कब से आया? कब से हुआ? 1991 के रिफॉर्म शुरू हुए तब से हुआ कि भारतीय कंपनियां भी जाकर के अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेच सकती, अर्थात एडीआर ले सकती, ठीक। तो एडीआर और कुछ नहीं कह दो, बस नाम है। अब कह दिया जाता है कि एक एडीआर बराबर 10 शेयर, तो भारतीय कंपनी जाएगी बेचेगी एडीआर, लोग खरीदेंगे एडीआर, लेकिन एक एडीआर में कितना रहेगा? 50 शेयर, तो 50 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए, 200 शेयर खरीद लिए, ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक उसी तरह है जीडीआर, इसको कहते हैं ग्लोबल, ठीक, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें, ठीक। ये क्या है? अब अमेरिका वाला कहता है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर नहीं बेच पाएंगे, हमारे स्टॉक एक्सचेंज से जब भी बेचेंगे आप एडीआर बेचेंगे। कहता है हम एक एडीआर बराबर मान लिए हैं 50 शेयर, हम एक एडीआर बराबर क्या मान लिए हैं? 50 शेयर मान लिए हैं। यानी अमेरिका में जाकर के अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति इंडियन कंपनी का एक एडीआर खरीदता है तो क्या खरीदता है? 50 शेयर खरीद लेता है, समझ में? दो खरीदता है 100 शेयर खरीद लेता है, ठीक, समझ में आ गई बात? उसी प्रकार है दूसरा जीडीआर, बस वही बात है। जो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मान लो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मान लो ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक, ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है, यूरोप का है। तो जो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, जितना भी यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, और सबसे ज्यादा कारोबार लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर होता है यूरोप में। अब मान लो जो ये यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, ये कहता है, ठीक, समझना, ये कहता है कि हमारे यहां से भी शेयर सिर्फ कौन बेचेगी? यूरोप की कंपनियां, यूरोप की कंपनीज, कहता है बाहर वाली नहीं बेचेंगी। तो अगर भारतीय कंपनियां जाना चाहती हैं यूरोप पर, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर कोई इंडियन कंपनी जाना चाहती है, चलिए भाई
यह कंपनी हो गई। अब यह जाना चाहती है, कहती है नहीं हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी अपना शेयर बेच के पैसा जुटाएंगे, तो उसे यहां जीडीआर खरीदना होगा। यहां क्या खरीदना होगा, अर्थात क्या सेल करना होगा, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। अब यहां भी वही कहा जाता है, एक जीडीआर बराबर 50 शेयर, एक जीडीआर बराबर 100 शेयर। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात। ये है जीडीआर, ये क्या है, ये जीडीआर है। कंपनी जा रही है, ठीक, कंपनी जा रही है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पे जा रही है, कह रही है कि हम जीडीआर बेचेंगे, बस बस यही है। अब ये बताओ, जब भारत वाला कह रहा है कि हम अमेरिका जाएंगे तो हमको शेयर नहीं एडीआर खरीदना पड़ेगा, यूरोप जाएंगे तो हम शेयर नहीं, ठीक, डीडीआर बेचेंगे, तो भारत वाला भी कहेगा तुम लोग भी हमारे यहाँ आओगे तुमको शेयर नहीं बेचने देंगे। तो उसी प्रकार इंडिया में भी होता है। ये कोई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई इंडियन, जैसे मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी है, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, ठीक, कोई यूएससी की कंपनी है, कोई मान लीजिए यूएससी की कंपनी है, या कोई मान लीजिए यूरोप की कंपनी है, या यूरोप वाला हो गया, या कोई यूरोप की कंपनी है, या कोई अमेरिका की कंपनी है, या कोई अमेरिका की कंपनी है। अब यह दोनों इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर आएंगे, बीएससी या एनएससी कहीं भी आएंगी, इन्हें आईडीआर खरीदना पड़ेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी पड़ेगी। क्या खरीदनी पड़ेगी, इंडियन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी पड़ेगी, इंडियन डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी पड़ेगी, इंडियन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी पड़ेगी। क्या खरीदना पड़ेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रसीदें खरीदनी। यहां भी वही है, आएंगे एक आईडीआर खरीदेंगे, तो यहां भी कर दिया जाता है एक आईडीआर बराबर 50 शेयर, 100 शेयर, जो रखना चाहते हैं रख लेते हैं, ठीक। अच्छा, आईडीआर, ठीक, समझ गए। अच्छा, ये आईआरआर लिखा है, अरे आईडीआर है, ठीक कर दिया मैंने। चलो तुम लोग पकड़ ले रहे हो ना, आईडीआर, ठीक ठीक, समझ गए। ये है एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ठीक, समझ में आ गई बात। अब कोई कह रहा सीधा भी तो बेच सकते हैं, चलो सीधा नहीं बेच सकते हैं, ऐसे ही बेच सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए, अब आपको बताते हैं पर्सिपेटरी नोट्स, पर्सिपेटरी नोट्स आना, ठीक। अच्छा, आईडीआर कंपनी जारी करती है, ठीक ना, आईडीआर कंपनियां जारी करती है। अब आ जाइए, अब बताते हैं पर्सिपेटरी नोट्स, पर्सिपेटरी नोट्स, ठीक, इन्हें शॉर्ट्स फॉर्म में पीएनएस लिखते हैं, इन्हें शॉर्ट्स फॉर्म में पीएनएस लिखते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स लिखते हैं, ठीक। गौरव अभी बता रहा हूं, प्राइमरी डीलर का टेंशन ले रहा है, पढ़ने जितना बता रहा हूं, ठीक, समझ में आ गई बात। अब बताते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, समझना बात को, ये क्या होता है। आइए भाई, आपको एक बात हमने बताई थी, इसको समझाते हैं। आपको हमने एक बात बताई थी कि मान लीजिए ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, बीएससी है, बीएससी है या एनएससी है, ठीक, कोई भी है, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक। हमने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी संस्थागत निवेशक आते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, जैसे मान लो विदेशों का कोई म्यूचुअल फंड है, वो आएगा, भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा, समझना बात को। यानी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ कंपनियों के तमाम प्रकार के उपकरण बिक रहे हैं, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, सब उपकरण है, समझना, शेयर या बॉन्ड कुछ भी है, उपकरण बेच रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में बिकता है, शेयर बिकता है, बॉन्ड बिकता है, तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं। तो हमारे देश के लोग तो खरीदते हैं, हम आप खरीदते हैं, हमारे देश के म्यूचुअल फंड तो खरीदते हैं, लेकिन तमाम, ठीक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी खरीदते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हमारे देश में आते हैं और खरीदते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी, इसको हिंदी में कह दें विदेशी संस्थागत निवेशक। आप कहोगे विदेशी संस्थागत निवेशक क्या होते हैं, अरे भैया मान लो अमेरिका का कोई म्यूचुअल फंड है, यूरोप का कोई म्यूचुअल फंड है, तो संस्थान है ना, एक तो क्या है, संस्थान है, दूसरे आपके मार्केट में खरीदारी कर रहा है तो निवेश कर रहा है, विदेशी है, ठीक। जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड हो गया, कोई भी फॉरेन का म्यूचुअल फंड हो गया, कोई विदेश का म्यूचुअल फंड हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक, कोई विदेश का म्यूचुअल फंड हो गया, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, तो इसे इंडिया में आना है और क्या करना है, यह म्यूचुअल फंड है या इंडिया में आना है और भारतीय शेयर बाजार में इसे क्या करना है, व्यापार करना है। अब भारतीय शेयर बाजार में जाएगा, शेयर खरीदेगा, या सीधी बात लिख दे, भारतीय शेयर बाजार में इसे व्यापार करना है, ठीक, व्यापार करना है, समझ में आ गई बात। कोई विदेश का म्यूचुअल फंड आ रहा है, कोई यूरोप का म्यूचुअल फंड आ रहा है, अमेरिका का आ रहा है, इसे भारतीय शेयर बाजार में व्यापार करना है। अब जब इसे भारतीय शेयर बाजार में व्यापार करना है तो इसे सबसे पहले कहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सबसे पहले सेबी के पास क्या कराना होगा, ठीक, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले इसे क्या कराना होगा, सेबी के पहले के पास रजिस्ट्रेशन, अभी सेबी भी बताऊंगा थोड़ा सा, इसे सेबी के पास क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक, क्लियर हो गया। क्या करना होगा, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आएगा, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराएगा। सेबी जब रजिस्ट्रेशन करती है किसी भी म्यूचुअल फंड का, चाहे देश का हो विदेश का, उससे पूछती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो, इस पैसे का स्रोत क्या है, कहां से लाए हो, ठीक, इस पैसे का स्रोत क्या है, कहां से लाए हो, पूरा को पूरा ब्यौरा देना पड़ता है।
ये जो म्यूचुअल फंड है, कुछ यूं कह लें कि ये जो म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए या कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक ठीक, तो यह आएगा, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराएगा और फिर जाकर के व्यापार करेगा। लेकिन इसे आय व्यय का, अपने पैसे का पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। ठीक, पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक बात समझाता हूं, यानी कोई भी ब्लैक मनी लेकर के इंडिया में नहीं आ सकता, और कोई म्यूचुअल फंड चाहे कि हम काला धन लेकर के आ जाएं तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसे आय व्यय का पूरा स्रोत बताना होगा। ठीक, आय व्यय का पूरा स्रोत बताना होगा। अब विदेशों में क्या व्यवस्था है, विदेशों में क्या व्यवस्था है, ठीक, यूरोप अमेरिका में क्या व्यवस्था है कि यूरोप अमेरिका का कोई, मान लीजिए ये यूरोप का म्यूचुअल फंड है, ठीक, कोई यूरोप का म्यूचुअल फंड है, तो वहां क्या व्यवस्था है, यह म्यूचुअल फंड वाले लोग, वहां कानून है, यह म्यूचुअल फंड वाले लोग किसी भी व्यक्ति से, ठीक, या कोई व्यक्ति है, या म्यूचुअल फंड वाले लोग या पार्टिसिपेटरी नोट्स बेचते हैं, या एक पेपर जारी करते हैं जिसे कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, या क्या होता है, पेपर होता है, और पेपर के बदले पैसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड ने जारी कर दिया कि हम 100 करोड़ डॉलर का पार्टिसिपेटरी नोट्स दे रहे हैं, यह व्यक्ति क्या करेगा, ठीक, 100 करोड़ का पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीद लिया। ठीक, अब इसके पास क्या आ गया, इसके पास पेपर आ गया, ठीक, और इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, इस म्यूचुअल फंड को क्या दे दिया, पैसा दे दिया, यानी डॉलर दे दिया। अब इसका डॉलर लेकर के यह म्यूचुअल फंड आएगा इंडिया, व्यापार करेगा, पैसा कमाएगा और वापस जाएगा, यही व्यापार करके प्रॉफिट कमाएगा। और जब ये जाएगा म्यूचुअल फंड, तो इसने पैसा दिया था, पुनः इसको पैसा प्रॉफिट के साथ वापस कर देगा और अपना कागज पुनः वापस ले लेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये प्रक्रिया समझ में आ गई बात? कौन टाइप का है, बस नाम है इसका पार्टिसिपेटरी नोट्स। फ्रांसी कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताएं। ठीक, म्यूचुअल फंड है, अब ध्यान से सुनना। चलो फिर से बताते हैं, दोबारा बताते हैं। देखो, या कोई विदेश का म्यूचुअल फंड है, या कोई म्यूचुअल फंड है, अब ध्यान से सुनना, या कोई म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए या यूरोप का म्यूचुअल फंड है, यूरोप का म्यूचुअल फंड है, समझ में आ गई बात? यूरोप का म्यूचुअल फंड है, ठीक, या आ रहा है भारत में व्यापार करने, या किसके पास आएगा, सेबी के पास आएगा। नॉर्मल कहानी क्या है, सेबी के पास आएगा, सेबी के पास यह रजिस्ट्रेशन लेगा और अपना इनकम सोर्स बताएगा। ठीक, यानी जो फंड लेके आ रहा है उस फंड का सोर्स बताएगा, फंड का सोर्स बताएगा, सोर्स बताएगा, समझना बात को, फंड का सोर्स बताएगा, कितना पैसा लेके आ रहे हैं सेबी के पास, सेबी को फंड का सोर्स बताएगा। उसके बाद सेबी कहेगी जाओ, तो ये जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक, यहां जाएगा, अपना व्यापार करेगा। ठीक, व्यापार करेगा, शेयर बॉन्ड कुछ भी खरीदेगा बेचेगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अरे विदेश का कोई म्यूचुअल फंड है, भारत आ रहा है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करा रहा है और भारत के शेयर बाजार में आकर के व्यापार कर रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा मीनाक्षी करे यूएस का भी सेबी होता है, हाँ उनके अलग नाम से होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ? अब एक बात जान लो, जब इंडिया में आना होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को, तो अपने फंड का सोर्स बताना पड़ता है कि हम जो पैसा लाए वो कहां से लाए हैं। ठीक, कहीं भी दुनिया में नियम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में एक व्यवस्था और है, यूरोप और अमेरिका में एक व्यवस्था और है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड पैसा जुटाना चाहे तो वह एक पेपर बेचता है, जिस पेपर का नाम है पीएन, प्रोमिसरी नोट्स। एक कागज बेचता है, उसका नाम है प्रोमिसरी नोट्स, कागज के बदले पैसे लेता है, कागज के बदले पैसे लेता है। जैसे मान लीजिए यह प्रोमिसरी नोट्स 10 करोड़ डॉलर का हो, 10 करोड़ डॉलर का हो, यह म्यूचुअल फंड एक पेपर जारी करेगा और इस पेपर को जो खरीदेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति पेपर ले लिया, इस व्यक्ति ने क्या ले लिया किसी म्यूचुअल फंड से, या पेपर ले लिया, समझ में आ गई बात? तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस म्यूचुअल फंड को कितना पेमेंट कर दिया, 10 करोड़ डॉलर पेमेंट कर दिया, बस। ठीक, यहां तक आ गया, यहां तक आगे समझ में आया, 10 करोड़ डॉलर पेमेंट कर दिया, किसी कोई दिक्कत? आपस में बात कर रहे हो, उसके बाद कहोगे एक बार और इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक, समझना। अब होता क्या है कि यह म्यूचुअल फंड पैसे जुटा लिया, ठीक, समझना, इनको या पेपर बेच करके पैसे जुटा लिया, इनसे पैसे ले लिया, कहता है पैसे दीजिए हम जा रहे हैं, व्यापार करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, अपने भी लाभ लेंगे, आपको भी देंगे। साइकिल तो यही चलेगी, क्या आएगा, व्यापार करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक, प्रॉफिट कमाएगा, अपने भी लेगा और इनको भी देगा, यही तो होगा ना। अब इसमें एक विशेष पेच है, पेच कहां फंसा है? पेच ये है, यूरोप और अमेरिका में एक नियम है कि म्यूचुअल फंड कोई भी पैसा जुटाएगा तो उसका हिसाब किताब देगा। ठीक, लेकिन अगर किसी को प्रोमिसरी नोट्स से पैसा लेता है, अगर ये प्रोमिसरी नोट्स के बदले किसी से पैसा लेता है, तो उस पैसे का स्रोत नहीं बताएगा, उस पैसे का स्रोत नहीं बताएगा, उस पैसे का स्रोत नहीं बताना होगा, स्रोत नहीं बताना होगा। ठीक, अर्थात मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अगर 10 करोड़ डॉलर का प्रोमिसरी नोट्स ले लिया है, 10 करोड़ इनको दे दिया है, यह व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड को यह नहीं बताएगा कि 10 करोड़ डॉलर हमारे पास कहां से आया, या यूरोप अमेरिका में छूट है, यानी यह व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड को नहीं बताएगा कि हमारे पास 10 करोड़ डॉलर कहां से आया, यह व्यक्ति सीधे इन्हें दे देगा। अब जब यह म्यूचुअल फंड इंडिया आता है, सेबी के पास आता है, तो जब सेबी हिसाब लेती है तो यह कहता है देखो इतना पैसा तो हमारा है,
हम बता दे रहे हैं आपको हमारे फंड का स्रोत क्या है, लेकिन इतना पैसा हम प्रोमिसरी नोट से जुटाए हैं। जैसे मान लो कोई म्यूचुअल फंड विदेश का सेबी के पास आता है और जब फंड का सोर्स बताता है तो मान लीजिए वो 1000 करोड़ डॉलर लेकर के आया है, मान लीजिए वो 1000 करोड़ डॉलर लेकर के आया है, तो सीधे कह देता है कि 800 करोड़ डॉलर, एग्जांपल दे रहे हैं, 800 करोड़ डॉलर तो भाई हम अपने इन्वेस्टर से जुटाए हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट बेस के जुटाए हैं, तो इस 800 करोड़ डॉलर का हमसे हिसाब ले लीजिए, इसका हमसे हिसाब ले लीजिए, कहता है इसका हमसे हिसाब ले लीजिए। लेकिन फिर कहता है देखिए हमने 200 करोड़ डॉलर हमने प्रोमिसरी नोट्स के बदले जुटाए हैं, प्रोमिसरी नोट्स के बदले जुटाए हैं, इसका हिसाब हम आपको नहीं देंगे। यानी जो हम प्रोमिसरी नोट्स के बदले जुटाए हैं इसका हिसाब हम आपको नहीं देंगे। तो भारत का सेबी पूछता है क्यों, तो बोलता है देखिए हमारे देश में नियम है, हम खुद ही इनसे हिसाब नहीं लिए हैं, हम खुद ही इनसे हिसाब नहीं लिए, तुम पैसा कहां से लाए हो, तो जब हम खुद ही इनसे हिसाब नहीं लिए तो आपको कहां से दे दें। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, पूरा सिस्टम समझ में है ना। जब म्यूचुअल फंड मान लीजिए आया तो ये अपने फंड का जब हिसाब देता है तो कहता है देखिए हम 1000 करोड़ लाए हैं एग्जांपल से, अगर मान लीजिए इसने प्रोमिसरी नोट से पैसे नहीं जुटाए हैं पूरा बता देता है, लेकिन जो पैसा इसने प्रोमिसरी नोट से इकट्ठा किए हैं ये कहता है भैया हमको खुद नहीं पता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो हमको पैसा दिया, जो हमसे कागज लिया है, हमारे अकाउंट में कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति हमको बताए, हमको खुद नहीं पता है तो आपको क्या बताएंगे। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात, सूर्या प्राशु आ गई बात समझ में, वाह सिद्धू ने कहा 100% क्लियर, रोशनी आ गया बात। ठीक, अब किसने पकड़ा, धीरज ने बहुत बड़ी बात पकड़ ली। धीरज कह रहा है प्रोमिसरी नोट से तो काला धन इकट्ठा हो गया, मेन दिक्कत यही है। अब देखो समझना, अब थोड़ा देखना दिक्कत क्या है। दिक्कत हमारे सेबी की है, फंस गई है सेबी बेचारी। देखो भारत में जो बड़ा निवेश होता है वो विदेशी म्यूचुअल फंडों द्वारा होता है। सेबी चाहती है कि ये म्यूचुअल फंड आकर के इंडिया में व्यापार करें, निवेश करें, ठीक, तो सेबी इन्हें रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि सेबी इन्हें रोकेगी तो ये म्यूचुअल फंड भारत के अलावा चीन में चले जाएंगे। चीन कहता हमारे यहाँ, ठीक, चीन कहता हमारे यहाँ आओ, तुम प्रोमिसरी नोट से पैसा लेकर के आओ, चाहे कुछ भी लेकर के आओ, हमारे यहाँ आओ, ठीक, हमारे यहाँ आओ। तो सेबी, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स है, प्रोमिसरी नोट्स नहीं है, ठीक, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स है, ठीक। अच्छा बार प्रोमिसरी नोट्स निकल गया, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब समझना, सेबी कहेगी कि तुम पार्टिसिपेटरी नोट्स, समझना, सेबी कहेगी कि तुम पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा लेकर हमारे यहाँ नहीं आओ, तो चीन कहेगा हमारे यहाँ जाओ, तो ये म्यूचुअल फंड भाग जाएंगे। तो भारत की मजबूरी है, सेबी की मजबूरी है, भैया बड़का धंधा तो यही लेकर के आते हैं, तो सेबी ने पूरी रोक भी नहीं पाती है, सेबी इन्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सेबी रोकेगी तो अपने देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हम रोकते हैं, चीन कहता पूरा लेके हमारे यहाँ जाओ, तो सब पैसा चीन में चले जाएगा। समझना बात को, अच्छा मैं पार्टिसिपेटरी नोट्स बोल रहा था, मेरे मुंह से प्रोमिसरी निकला था, मुझे खुद ही पता नहीं था, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स समझिए, समझना। तो सेबी इन्हें पूरा रोक भी नहीं पाती है, लेकिन सेबी की दूसरी दिक्कत है, सेबी को लगता है कि यह बाहर का काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्तपोषण, पता नहीं कहां की फंडिंग है जो भारत में आके वाइट हो जा रही है। देखो सेबी मना भी नहीं करती, क्योंकि इसके बदले सेबी को सीधे डॉलर मिल रहे हैं, ये जो म्यूचुअल फंड आ रहे हैं डॉलर लेके आ रहे हैं, और इंडिया को डॉलर की बहुत सख्त जरूरत है, बड़ा दम होता है डॉलर में, किसी भी मुद्रा में बहुत दम होता है, कहते हैं ना, ठीक। जो कुछ नहीं बोलता है, जहां कुछ नहीं बोलता वहां पैसा बोलता है, शमशान से लेकर अस्पताल तक जीवन के हर क्षेत्र में पैसे की जरूरत होती है, ठीक। अब दोराहे पर सेबी खड़ा है, इन्हें मना कर दे तो फंडिंग आनी बंद हो जाएगी, और आने दे रहा है तो पता नहीं कौन सा पैसा है, आतंकवादियों का पैसा तो नहीं है जो वाइट हो रहा है, नशे का कारोबार करने का पैसा तो नहीं है जो वाइट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इस काले धन को भारत में आके सफेद करके इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर लिया जाएगा। तो सेबी दोराहे पर खड़ी है, तो सेबी बार बार अपील करती है इनसे, अब सेबी करेगी क्या, तो इनसे बार बार अपील करती है कि आप गुपचुप तरीके से क्यों आ रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास आइए, क्या कीजिए, डायरेक्ट हमारे पास आइए, हमें अपनी संपत्ति का सोर्स बताइए और खुल करके भारत के शेयर बाजार में व्यापार कीजिए, खुल करके शेयर बाजार में व्यापार कीजिए। अर्थात कुल मिलाजुला करके पार्टिसिपेटरी नोट्स और कुछ नहीं है, एक कागज है जिसको विदेशी म्यूचुअल फंड सेल करके दे करके उसके बदले में पैसा लेते हैं। परिभाषा तो ये है ना कि पार्टिसिपेटरी नोट्स और कुछ नहीं है, ठीक, यह एक कागज है जिसको जारी करके इसके बदले में इन्वेस्टर से पैसा म्यूचुअल फंड जुटाता है, ठीक, जुटाता है, ठीक, समझना बात को, क्या है परिभाषा समझ गए, यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, अब तुम लोग खुद लिखो क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स। अगर आपसे पूछा जाए क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स, क्या है भैया, तो आप कहोगे ना, ठीक, आप कहोगे कि नहीं कहोगे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी किए जाते हैं या विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं और इनके बदले वे लोग पैसा जुटाते हैं, या यूं कहिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशक या विदेशी म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी वित्तीय उपकरण हैं जिनके माध्यम से वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, है कि नहीं, कहोगे कि नहीं। यानी क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक, विदेशी संस्थागत निवेशकों
विदेशी संस्थागत निवेशकों, ठीक, द्वारा जारी वित्तीय उपकरण हैं, ठीक, जिनके माध्यम से वे पैसा इकट्ठा करते हैं या फंड इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? फंड इकट्ठा करते हैं। यही तो है ना, ठीक। विशेष क्या है, स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल क्या है, विशेष क्या है, ठीक। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीदने वालों को या लेने वालों को अपने इनकम का स्रोत नहीं बताना पड़ता है। तो विशेष क्या है, स्पेशल क्या है? तो पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीदने वालों को अपने इनकम सोर्स को नहीं बताना होता है, ठीक। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर कोई कहे तो 3 बार समझा दिया ना, देखो यहां भी समझाया, फिर यहां भी समझाया, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब बताओ, उमंग का रहा है, हाँ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है सब, ठीक, बताया जाए। इनकम नहीं बताना है, सोर्स नहीं बताना है, पूरा का पूरा नशे का व्यापार चलता है। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है, यूरोप अमेरिका कानून बनाए, दुनिया भर के देश कानून बनाए, ठीक, कि वे पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं जारी करेंगे। बस यही सोल्यूशन है। अब भारत मना कैसे कर दे? मना कर देगा तो चीन चला जाएगा, ठीक। कोई सपने में भी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स एक वित्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा इकट्ठा करते हैं। सेबी को आपत्ति है क्योंकि इनके इनकम का सोर्स नहीं बताना पड़ता। समझ में आ गई बात ना? ठीक ठीक। अब आओ, अब एक चीज बताते हैं, बाई बैक शेयर। क्या है भाई? इसे हिंदी में कहते हैं शेयरों की पुनर्खरीद। अभी अडानी साहब बहुत बड़ा बाई बैक शेयर लाने वाले हैं, ठीक, बहुत बड़ा बाई बैक शेयर लाने वाले हैं अडानी साहब। तो बाई बैक शेयर क्या है, ठीक, अंजलि करिए, एकदम याद हो गया है। और यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर क्लास में ही आपको कम से कम 60% लिया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए, कब जाओ किसी विषय का मूल्यांकन करना हो तो सीधा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहा करते थे कि शिक्षा तब परिपूर्ण होती है जब विद्यार्थी के भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास कर दे कि वो सभी स्थितियों से सामंजस्य बिठा ले। मैं बार बार कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस शिक्षा को, ठीक, देवरन क्या करे, गुरुदेव बिजली कड़क रही, कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे क्लास लेने से? ना ना ना, ठीक ठीक, समझना। तो आइए शेयरों की पुनर्खरीद, सीधी सी बात है। देखो मान लीजिए कि कोई कंपनी है, इसका उदाहरण दे लें, कोई कंपनी है, चल भाई कोई कंपनी है, इसने अपने शेयर सेल किए थे, आईपीओ लेकर के आए थे, शेयर सेल किए थे, इसने अपने शेयर क्या किए थे, सेल किए थे, बेचे थे, पैसे लेके चले गए थे। अब स्टॉक एक्सचेंज में इनके शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इनके शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो 4-5 साल बाद कंपनी निर्णय लेती है कि जो हमने शेयर सेल किए थे स्टॉक एक्सचेंज में, अपने शेयर पुनः खरीदेंगे। कंपनी निर्णय लेती है कि हमने जो शेयर बेच दिए थे, अपने शेयर पुनः खरीदेंगे। अपने शेयर क्या करेंगे? पुनः खरीदेंगे। अपने शेयर पुनः खरीदेंगे। क्या करेंगे? अपने शेयर पुनः खरीदेंगे। यानी कंपनी ने अपना जो शेयर बेचा था उसी को दोबारा खरीदने लगती है, पुनः खरीदने लगती है। इसी को बाई बैक ऑफ शेयर कहते हैं, इसी को बाई बैक शेयर कहते हैं। समझ में आ गई बात? शेयरों की पुनर्खरीद समझ गई, उसी को बाई बैक शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई बैक शेयर कहते हैं। अब ये कंपनी शेयरों को पुनः खरीदती कैसे है? तो क्या करती है ना, कंपनी देखती है कि जो शेयर हमने बेचे थे उसकी अभी प्राइस कैसे चल रही है। मान लीजिए जो शेयर कंपनी ने बेचे थे उसकी एक शेयर की प्राइस चल रही हो 150 रुपए, तो कंपनी कहती है, क्या करते हैं, हम ज्यादा रेट लगा देते हैं। कंपनी कहती है कि हम अपने शेयरों को पुनः खरीद रहे हैं, जिनकी कीमत 150 रुपए, उसकी कीमत हम 200 रुपए लगा देते हैं, हम 250 रुपए लगा देते हैं। तो लोग कहेंगे रे 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 महंगा बिक रहा है, ऐसा महंगा कभी नहीं होगा, बेच के किनारे हो जाओ। ठीक, बेच के किनारे हो जाओ। समझ में आ गई बात? बस यही है, बाई बैक शेयर है। अब कंपनी ऐसा करती क्यों है? दरअसल कंपनी ऐसा क्यों करती है, जैसे मान लीजिए आपकी 100 करोड़ की कंपनी थी, आपकी 100 करोड़ की कंपनी थी, आपने कंपनी छोटी सी खोली थी 100 करोड़ की, आपने इसके 10% शेयर बेचे थे, 10 करोड़ % बेचे थे। ठीक, आपने 10% शेयर बेचे थे 10 करोड़ रुपए में, ऐसे बेचे थे। ठीक, शेयर मार्केट में वो शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। समझना, यहां पर शेयर मार्केट में, ठीक, बीएससी और एनएससी में ये शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बाद में 10-5 साल बाद आपकी 100 करोड़ की कंपनी पता चले 5000 करोड़ की हो गई हो,
तो एक बार लगता है कि 10% दूसरे के पास है, क्यों ना हम 100% मालिकाना हक पुनः ले लें। 100% मालिकाना आपको कब मिलेगा? जब ये 10% जो शेयर आपने बेचे थे वो पुनः खरीद लीजिए। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, 10% शेयर पुनः खरीद लिए, इसीलिए कंपनी बाई बैक शेयर करती है। अब आ जाइए सेबी। सेबी, हम टैक्स की दुनिया में चलते हैं। ठीक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, ठीक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे कहते हैं, ठीक, सेबी। ठीक, अच्छा अंकित पूछ रहा शेयर होल्डर नहीं बेचना चाहे तो मत बेचे, लेकिन बाद में उनका घाटा होगा, क्योंकि जब भी कंपनी कोई बाई बैक शेयर करती है तो मैक्सिमम रेट तक उठा देती है, उसके बाद उससे ज्यादा रेट नहीं मिलता है। अब कोई जबरदस्ती अपना नुकसान करे तो उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है? मत बेचो। ठीक, समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो बहुत आसान है, समझिएगा, सेबी। ठीक, सेबी, इसकी स्थापना होती है 1988 में। 1988 में स्थापना, 1988 में स्थापना होती है। ठीक, जब 1991 के आर्थिक सुधार, जब 1991 के आर्थिक सुधार लाए जाते हैं तो कहा जाता है कि शेयर मार्केट को खोलेंगे, शेयर मार्केट को खोलेंगे, और शेयर मार्केट को खोलेंगे तो ढेर सारे लोग कारोबार करने आएंगे। ऐसे में हमारे शेयर मार्केट में कारोबार बढ़ेगा। ऐसे में यह भी जरूरी है कि हमारा एक मजबूत संस्थान होना चाहिए जो शेयर मार्केट को निगरानी रहे, ताकि शेयर मार्केट में पारदर्शिता, ईमानदारी, पेशेवर सत्यनिष्ठा बनी रहे। ठीक, ठीक, पेशेवर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी बनी रहे। ठीक, तो इसके लिए जरूरत थी कि सेबी को और ताकतवर बनाया जाए। तो सेबी एक्ट 1992 लाया गया, सेबी एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992 लाया गया, और इस सेबी अधिनियम 1992 से सेबी को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ठीक, वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ठीक, क्या मिला? वैधानिक निकाय का दर्जा मिला। ठीक, समझना बात को, सेबी को क्या मिला? वैधानिक निकाय का दर्जा मिला, समझना। अब जब 1992 में सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया, कहा तो सेबी के कार्य बताए गए। कार्य क्या है? कार्य क्या करेगी सेबी? कार्य क्या है? तो सेबी को कहा गया, ठीक, कि पूरे के पूरे पूंजी बाजार की मॉनिटरिंग करना, यानी पूंजी बाजार का मालिक कौन है? सेबी है। तो सीधे कह दिया गया, यूं कहिए, पूंजी बाजार का संचालन करना, पूंजी बाजार का संचालन करना, एक लाइन में संचालन करना। अगर एक लाइन में कह दिया जाए तो पूंजी बाजार के संचालन के लिए क्या क्या करना होगा? ठीक, शेयर मार्केट का संचालन करना, ठीक, शेयर मार्केट का संचालन करना, स्टॉक एक्सचेंज जितने हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट करना, ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करना। क्या करना? स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करना। ठीक, जो भी म्यूचुअल फंड चाहे देश में हो चाहे विदेश में, म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, हेज फंड का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, हेज फंड का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, सब पता है ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का रजिस्ट्रेशन करना। ठीक, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का, ठीक, रजिस्ट्रेशन करना। समझ गए? कोई दिक्कत? अंकित पूछ रहा है हेज फंड क्या है। अब इसको पहले तुम लोग डंडा लेके दौड़ाओ मारने के लिए, तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक, एक कह रहा है ना कि हेज फंड क्या, दौड़ो दौड़ो मारने के लिए। तो अगर कोई मेरी क्लास में आकर के ये पूछे हेज फंड क्या है, तो मार खाने वाला काम करता नहीं करता है? ठीक, गलत बोल रहे हैं? बताओ। ठीक, अच्छा एंटिक कह रहा है कि सर इनकम टैक्स भरने से क्या फायदा होता है? तेरी जो कमाई है, उस जो इनकम, अगर उस पर इनकम टैक्स नहीं भरेगा, तुम्हारी पूरी कमाई काली कमाई हो जाएगी, सरकार फिर कुछ खरीद उरीद नहीं पाओगे। ठीक, चलो इसको, हो गया ना बेटा? आज जो न्यू स्टूडेंट है याद रखिए, ठीक, जो जल्दी से जल्दी अपने बैकलॉग पूरे कीजिए। ठीक ना? वाह वाह, पकड़ो इसको। रावल करा सर कृपया हर्षद मेहता स्कीम के बारे में। अरे क्लास है, इसमें क्या जरूरत है, उससे क्या लेना देना आपको? उस पर वेब सीरीज बनी हुई है, उसका सिनेमा देख लीजिएगा। ठीक, वाह। अच्छा अंकित की दादी एक्सपायर हो गई थी, चल कोई बात नहीं अंकित, तुम्हारी दादी की कोई ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। आ जा, आ जाए। ठीक, ठीक, तो ये सब सेबी का काम है। ठीक, इसके बाद 2014 में, 2014 में एक लाया गया, 2014 में लाया गया सेबी संशोधन अधिनियम, सेबी संशोधन अधिनियम, सेबी संशोधन अधिनियम। क्या लाया गया? सेबी संशोधन अधिनियम। ये लाया गया 2014 में, सेबी अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। ठीक, सेबी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, सेबी संशोधन अधिनियम लाया। ठीक,
2014 में क्या लाया गया, सेबी अमेंडमेंट एक्ट, सेबी संशोधन अधिनियम लाया गया। और सेबी को 2 पावर और दे दी गई। सेबी को 2 पावर और दे दी गई। पहला पावर दे दी गई, सेबी को कहा गया कि अब हम सेबी को अधिकार देते हैं कि अगर कैपिटल मार्केट में कोई भी आर्थिक अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, तो उन्हें दंडित करने के लिए सेबी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। यानी सेबी कुछ समय के लिए एक विशेष अदालत का गठन कर देगी, ठीक, और उस अदालत में कुछ सदस्यों को नियुक्त कर देगी। उनकी पावर उस मुकदमे के लिए जज की तरह होगी। क्योंकि होता क्या था कि लोग आर्थिक अपराध करते थे, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में उन पर मुकदमा चलता था, 5 साल सिविल कोर्ट में चल रहा है, 5 साल हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें वो बच जाते थे। दूसरी चीज, अब मान लो कोई आर्थिक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी हुआ है, जब कोर्ट में मुकदमा जाता था तो जज को भी वो नहीं समझ में आता था, तो वकील तो फाइनेंस वाले समझ जाते थे। जज के सामने मुकदमा जाता, जज कहता था ठीक है, इस मामले को सुनने के लिए मैं 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। जब तक जज 2-4 महीना पढ़ता था, उसका ट्रांसफर हो जाता था। या कोई जज सोचता था क्या जरूरत है घर में जाकर कितना पढ़ाई करी, इतना सेबी का मुकदमा नहीं, तो चलो तारीख पर तारीख देते जाओ। तो सरकार ने इस चीज को वाच किया। सरकार ने कहा नहीं, सेबी के जो मामले हैं वो विशेष आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, उसके लिए एक्सपर्ट लोग ही निर्णय बेहतर देंगे। तो इस सेबी संशोधन अधिनियम 2014 के तहत सेबी को अधिकार मिला, ठीक, सेबी को अधिकार मिला, सेबी को अधिकार मिला कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। कोर्ट का गठन कर सकती है, गठन कर सकती है। वह क्या कर सकती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। तो सेबी को अधिकार मिला कि वह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। ठीक, पहली बात ये। इस अधिनियम और सेबी से कहा गया भाई जब भी तुम्हारे यहाँ कोई बात विवाद हो, तुरंत कोर्ट मत जाने दो, 4 एक्सपर्ट लोगों को नियुक्त करो, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का संज्ञा दे दो और उनके मामले की सुनवाई उसी कोर्ट में, और 6 महीने में मैक्सिमम निर्णय आ जाना चाहिए। समझना? अर्थात सेबी को 2014 में अधिकार दे दिया गया। जैसे मान लो किसी ने शेयर मार्केट में कोई घोटाला कर दिया, तो पहले क्या होता था, वो हाई कोर्ट में मामला जाता था, पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बहुत टाइम लगता था। अब सरकार कह रही है सेबी से कि पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट में कोई भी घोटाला, कोई भी आर्थिक अपराध, कोई भी कॉन्स्पिरेंसी की गई हो, तो उसकी उस मुकदमे की सुनवाई के लिए नॉर्मल कोर्ट में ना जाए, सेबी खुद अदालत की स्थापना करे। सेबी नाम का सुझाव दे, इन्हीं को 4 विशेष लोगों के नाम का सुझाव दे, इन्हीं 4 लोगों को जज नियुक्त किया दिया जाएगा एक मुकदमे के, और वही लोग उस मुकदमे की सुनवाई करेंगे, 6 महीने के अंदर निर्णय दे देंगे। इसको कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। कोई क्योंकि आर्थिक मामलों में जल्दी सुनवाई की जरूरत होती है। अरे भाई वो व्यक्ति मान लीजिए निर्दोष हो, तो 6 महीने में छूट जाएगा, 6 महीने में निर्णय हो जाएगा, तो अपना व्यापार करेगा ना, और दोषी होगा तो जुर्माना भर के आगे जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो एक तो सेबी को यह अधिकार मिला गया कि सेबी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकती है। समझना? समझ में आ गई बात? दूसरा कहा गया कि सेबी को पूंजी योजनाओं पर, सेबी को पूंजी योजनाओं पर, पूंजी योजनाओं पर रोक का अधिकार मिला। पूंजी योजनाओं पर या पूंजी स्कीम पर, ठीक, रोक, पूंजी स्कीम पर कार्रवाई करने का अधिकार मिला। पूंजी स्कीम पर कार्रवाई करने का अधिकार मिला, पूंजी स्कीम पर कार्रवाई करने का अधिकार मिला। अब कहोगे पूंजी स्कीम क्या है? ये पूंजी स्कीम क्या है? यानी 2014 में सेबी को क्या कहा जाता है, आपको एक और अधिकार देते हैं कि आप पूंजी स्कीम पर कार्रवाई कीजिए। तो पूंजी स्कीम क्या है भैया? पूंजी स्कीम क्या है? आप लोगों ने गौर किया होगा, अब तो कम हो गया है, विशेष करके 2004-5 से लेकर के 2013-14 तक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में बहुत सारे फफूद की तरह बैंक खुल गए थे। और कोई बैंक कहता था कि हम 3.5 साल में पैसा डबल करेंगे, कोई बैंक कहता था हम 4 साल में पैसा डबल करेंगे, कोई बैंक कहता था हम 2.5 साल में पैसा डबल करेंगे। जनता खूब पैसा दे देती थी उस बैंक को, लो भैया 4 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में जमा डबल कर देना। और वो बैंक क्या करता था, फिर उस पैसे को लोके भाग जाता था रातों रात। ऐसा आप लोगों ने सुना है ना? ऐसा आप लोगों ने सुना है ना? ठीक, तो जो बैंक ये सब लालच देते थे ना, 2 साल में पैसा, 2.5 साल में पैसा दुगना, 3 साल में पैसा दुगना, 4 साल में दुगना, इन्हीं लालच को पूंजी स्कीम कहा जाता है। आप कहोगे पूंजी स्कीम क्यों कहा जाता है? ठीक, पूंजी स्कीम इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था चार्ल्स पूंजी, बड़ा सातिर था। चार्ल्स पूंजी ये बड़ा सातिर था। ये जो चार्ल्स पूंजी था बहुत सातिर था। ठीक, ये किसी देश में जाता था, पहले जाता था, उस देश में रहता, खाता था, सब कुछ करता था, उसका बैंक खोलता था, उसके बाद कहता था 2 साल में पैसा डबल, सब लोग पैसा जमा कर देते थे, लेके भाग जाता था। फिर दूसरे देश में जाता था। ये जो पैसा डबल वाला स्कीम है ना, इसी चार्ल्स पूंजी का देन है। यह प्रयोग यही किया था। ठीक, यह प्रयोग यही किया था। ये बहुत लोगों का पैसा लेके भागा, दुनिया भर में पैसा लेके भागा। ठीक, तो सब लोग इसी ठग से प्रेरित होकर के ठगी शुरू की भारत में भी। इसलिए जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं उनको पूंजी स्कीम कहा जाता है, इसके ही नाम पर। ठीक, देखो ये कह रहा सहारा इंडिया हमारा भी 2 लाख गया, इसके ही नाम पर जितनी लोभ लालच वाली परियोजनाएं होती हैं, पैसा डबल वाला स्कीम होता है, सबको पूंजी स्कीम इसी के नाम पर कहा जाता है। इसी के नाम पर सबको क्या कहा जाता है? पूंजी स्कीम कहा जाता है। ठीक, इसी के नाम पर सबको कहा जाता है पूंजी स्कीम। सेबी को पावर मिला कि आप पूंजी स्कीम पर रोक लगाओगे। सेबी को पावर मिला, पूंजी स्कीम पर रोक लगाओगे। अब क्या होता है कि दुनिया जो कहीं सेबी ऐड देखती है, अखबार में ऐड दे रहे हैं, हमारे पास निवेश कीजिए 2.5 साल में पैसा डबल, सेबी वाले तुरंत उनको फोन करते हैं, थोड़ा आइए साहब, उनको बुलाते हैं, ऑफिस में बिठाते हैं और 2-4 लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं अब हमको समझाओ
कि तुम कैसे 2 साल में पैसा डबल कर दोगे, तुम अपना प्लान बताओ। ठीक, अब ये बेचारे बता तो नहीं पाते हैं। उसके बाद बाहर सब खड़े रखते हैं सिपाही, फिर बुलाते कहते हैं इनको थोड़ा 4-4 लठ दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। समझ में आ गई बात? यही पूंजी स्कीम होती है। तो 2014 से पूंजी को 2 ताकत मिल गई कि जरूरत सेबी को 2 का ताकत मिल गई। जरूरत पड़ने पर सेबी फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का गठन करेगा और जरूरत पड़ने पर ही सेबी पूंजी स्कीम चलाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो कुल मिला-जुला करके कहानी यही थी। सेबी, ठीक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 1988 में होती है। सेबी एक्ट 1992 से इसे वैधानिक निकाय का दर्जा मिलता है। इसके कार्य हैं पूंजी बाजार का संचालन करना, और इसी में सारे कार्य आ जाते हैं। शेयर मार्केट का संचालन करना, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट करना, ठीक, म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन करना, हेज फंड का रजिस्ट्रेशन करना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का रजिस्ट्रेशन करना, ठीक, विदेशी म्यूचुअल फंड आता है उसका रजिस्ट्रेशन करना। समझ में आ गई बात? 2014 में सेबी संशोधन अधिनियम लाया गया। सेबी को राइट दिया गया कि आप फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का गठन करोगे, और दूसरा कहा गया कि सेबी को पूंजी स्कीम पर कार्रवाई का अधिकार दिया। ठीक, बस समझ में आ गई बात? बताओ भैया लोग, किसी कोई दिक्कत? अब आइए हम सीधे चलते हैं एक नई दुनिया में। आपको सीधे मैं ले चलता हूं एक नई दुनिया में, ठीक, जिसे हम कहते हैं टैक्स की दुनिया, जिसे हम कहते हैं टैक्स की दुनिया। ठीक, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टैक्स की दुनिया। तो आइए आपका परिचय कराता हूं टैक्स की दुनिया से। ठीक, समझ में आ गई बात? तो समझिए टैक्स को, टैक्स की दुनिया को। हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है वो टैक्स ले, और हर नागरिक का उत्तरदायित्व होता है वो टैक्स दे। सरकारें टैक्स इसलिए लेती हैं, सरकारें टैक्स इसलिए लेती हैं क्योंकि सरकारों को अपने नागरिकों के लिए ढेर सारा काम करना पड़ता है। तो जब नागरिकों को ढेर सारा काम करना पड़ता है तो उसके खर्चे कहां से आएंगे? उसके खर्चे टैक्स से ही तो आएंगे। ठीक, हमारे लिए सरकारें ढेर सारा काम करती है, हमारी शांति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए। बाकी कैसे कहां से आएंगे? टैक्स से ही आएंगे। बड़ी मजेदार एक प्रसंग है, दुनिया में सर्वाधिक टैक्स का विस्तृत ब्यौरा, ठीक, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया, आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया है। ठीक, उन्होंने तो ऐसा ऐसा टैक्स दिया, उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में चूहा मरता है और वो चूहे को बाहर सड़क पर फेंकने आता है तो भी सरकार को टैक्स ले लेना चाहिए कि तुम हमारी सड़क पर मरा हुआ चूहा फेंक रहे हो, गंदा कर रहे हो, हमारे नगर म्यूनिसिपैलिटी को आकर के इस चूहे को कहीं ले जाकर दफनाना होगा, इसका भी टैक्स हो। यानी आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने तो किसी चीज को टैक्स के दायरे से छोड़ा ही नहीं है, कोनो चीज नहीं बची है। आचार्य चाणक्य जब तुम लोग टैक्स लिस्ट समझोगे ना तो कान पकड़ लोगे, माथा पकड़ लोगे कि आदमी कितना खुरापाती था। ठीक, रेहान खान कह रहा है कि सरकार को अपना पेट भी देखना है। ठीक, तो भाई सरकार कैसे चलेगी? चाय पी लेता हूं 2 घूंट। ठीक, समझ में आ गई बात? तो टैक्स बहुत जरूरी चीज होती है। न्यू चैप्टर है टैक्स की दुनिया, ये न्यू चैप्टर है टैक्स की दुनिया। ठीक, टैक्स की दुनिया याद कीजिए, थोड़ा हम आपको पीछे ले चलते हैं। याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया, बताया था, ठीक, पैसा और बाजार बताया था ना, पैसा और बाजार, एक सेक्शन बताया था ना, पैसा और बाजार, और कहा था कि इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और इसी कैपिटल मार्केट के हिस्से के रूप में हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट। बताया था ना, याद है ना? उसके बाद हमने कहा था, ये हो गया जब हम आपसे सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे, तो जो पहला सेक्टर था वो क्या था? अर्थव्यवस्था का परिचय। याद कीजिए, पहला सेक्टर क्या था? अर्थव्यवस्था का परिचय, और इसको हमने पूरे विस्तार से समझा। दूसरा सेक्टर था भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास आजादी से लेकर के आज तक, ये दूसरा सेक्टर था। तीसरा सेक्टर था पैसा और बाजार, पैसा और बाजार, याद कीजिए, नहीं तीसरा था, सॉरी, तीसरा था मुद्रा और बैंकिंग, तीसरा था मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। ठीक, चौथा था पैसा और बाजार, था ना, पैसा और बाजार। चौथा क्या था? पैसा और बाजार। और पांचवा होगा सरकार और पैसा, सरकार और पैसा। ठीक, हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा सेक्शन होगा जिसे हम कहेंगे सरकार और पैसा, याद कीजिए सिलेबस को, जो लोग नई लोग हैं पहली क्लास जरूर देखें, बैकलॉग में पहली क्लास जरूर, सरकार और पैसा। और इसमें हम बताए थे हम टैक्स सिस्टम समझाएंगे, टैक्स सिस्टम समझाएंगे, कर प्रणाली समझाएंगे, और दूसरा फिस्कल पॉलिसी समझाएंगे, राजकोषीय नीतियां समझाएंगे। ये 2 चैप्टर इसमें होंगे। तो इस सरकार और पैसा वाले सेक्शन में जो नया चैप्टर है जिसे हम कहते हैं टैक्स सिस्टम, इसकी कहानी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आइए भाई, और इसी सेक्शन के बाद हम डेवलपमेंट इकोनॉमी में आएंगे। ठीक, जो सेक्शन मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम कृषि, उद्योग, निजीकरण, विनिमय से सब पढ़ना शुरू करेंगे। 5वीं यूनिट है सरकार और पैसा, समझ रहे हो ना? बताया जाए, प्रीति कह रही है कि मेरी मम्मी भी देखती हैं, तो तुम्हारी मम्मी को मेरा नमस्ते। डिजिटल चाय ही पिलाऊंगा। ठीक, मम्मी को मेरी तरफ से चाय बना के पिला दो बिटिया, ठीक ना, मैं भी चाय पी रहा हूं। आ जाओ, टैक्स सिस्टम। तो नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वो टैक्स दे। ठीक, नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वो टैक्स दे। ठीक, अच्छा, सौरभ कह रहा रुपया डिजिटल भेज दीजिए, कहा करेगा ये सौरभ? ठीक, संजय कह रहे हैं 2027 में नोट चलेगी, एकदम चलेगी।
फैजान, ठीक ठीक ना? तो देखो आ जाओ बच्चा लोग। एक पूछ रहा है एमएसएमई क्या होता है, चल आएगा आगे उद्योग पढ़ाऊंगा। आ जाओ। तो आ जा। टैक्स और टैक्स पर बात करते हैं। तो सबसे विस्तृत जो टैक्स प्रणाली है, सच तो यह है कि पूरी दुनिया में आज तक की सबसे विस्तृत जो टैक्स प्रणाली है वो आचार्य कौटिल्य की है। उनसे ज्यादा टैक्स प्रणाली को तो किसी ने, ठीक समझना, उनसे ज्यादा टैक्स प्रणाली को तो किसी ने विस्तार से बताया ही नहीं। मैंने उनका ओरिजिनल वाला पढ़ा है, सच में एक जगह लिखा है, ठीक सच में एक जगह लिखा है। अच्छा एक कंचन कुमार क्या करे, मेरे कमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? बता कंचन क्या है, बता कंचन की कोई दिक्कत है? कर बता कंचन। अब देखो कंचन आया, आरोप लगाया कि कमेंट पर ध्यान नहीं देते और भाग गया। चलो सब अब टैक्स प्रणाली के विषय में एक बड़ी बात बढ़िया, ठीक बड़ी बात बढ़िया का जिक्र रामायण में आता है, वाल्मीकि के रामायण में आता है। आपको याद होगा राम के वनवास के बाद भरत मनाने गए थे, तो वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है। राम माने नहीं, भरत से कहे हमारा खड़ाऊ ले जाओ, ठीक और हमारी तरफ से शासन का संचालन करो, यानी राजा हम ही हैं, तुम प्रतिनिधि बन के हमारा शासन चलाओ। भरत जब आने लगे तो भरत ने एक सवाल पूछा था, वाल्मीकि जिसका जिक्र करते हैं। भरत ने कहा था भैया राजा तो आप ही हैं, मुझे राज्य संचालन का कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपके राज्य की कर प्रणाली को कैसे संचालित करूंगा? ठीक ठीक मैं आपकी राज्य की कर प्रणाली का कैसे संचालन करूंगा? तो राम ने एक बहुत बड़ी बात की, कही कि भरत याद रखना, कर प्रणाली सूर्य की तरह होनी चाहिए, अर्थात सूर्य गर्मियों में जब धरती से जल का अवशोषण करता है तो किसी को पता नहीं चलता है, वह इन्हीं तालाबों से, इन्हीं नदियों से, इन्हीं नालों से, इन्हीं पोखरों से, इन्हीं समुद्र से पानी लेता है, लेकिन जब वो पानी लेता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन इन्हीं पानी को लेकर के जब वो वर्षा करता है तो सबको पता चल जाता है, तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, फसलें लहलहा जाती है, पंछी पेड़ पौधे सबको पानी मिल जाता है, धरती आगे बढ़ती है, संतति आगे बढ़ती है, ठीक हरी भरी धरती हो जाती है। राम ने कहा कर प्रणाली बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, राजा को एक ऐसी कर प्रणाली का पालन करना चाहिए कि जब वो जनता से ले तो जनता को पेन ना हो, तकलीफ ना हो, लेकिन इसी कर को जब जनता तक लाए तो जनता को लगे अरे चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, एक्सप्रेसवे बन गए, हाईवे बन गए, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, उद्योग बन गए। ऐसा होना चाहिए टैक्स सिस्टम। धीरे धीरे हमारा देश भी एक ऐसे टैक्स सिस्टम की ओर बढ़ तो रहा है, ऐसे ही टैक्स सिस्टम की ओर बढ़ तो रहा है, समझना बात को, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सच है कि हम अभी बहुत परफेक्ट टैक्स सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक परफेक्ट टैक्स सिस्टम तक हम, ठीक तभी पहुंचेंगे जब हमारे यहाँ कर की दरें कम हो जाएं। आज भी विशेष करके इनकम टैक्स की दरें बहुत कम अधिक हैं दुनिया की तुलना में, हमारे यहाँ इनकम टैक्स की दरें, ठीक बहुत अधिक है। तो विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं कर पर। जैसे 3-4 दिन हमने चर्चा किया कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, अब आइए मैं आपको टैक्स की दुनिया में ले चलता हूं, आपको मैं टैक्स का स्पेशलिस्ट बनाता हूं, ठीक ठीक समझ में आगे बात? शबीरा खातून करिए सर, अगर हम 2026 में प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए तो अच्छा एक बात जान लीजिएगा, आपने एक बार भी पीडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, चाहे किसी भी यूपीएससी के किसी सत्र में लिया है, जब भी आप एग्जाम निकालोगे पीडब्ल्यू का ऑफर आपके लिए रहेगा, ठीक समझ में आगे बात? ठीक तो हम आपको ले चलते हैं टैक्स की दुनिया में। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, अगर सीधी सी बात कही जाए तो एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ठीक इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। देखो कहा जाता है कि कर जिस पर लग रहा है वही चुका रहा है, कर जिस पर लग रहा है वही चुका रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, ठीक जैसे मान लीजिए आप अभी तो जब आप पढ़ लिख करके ये आप हैं, ठीक जब आप काम धंधा नौकरी इत्यादि करने लगेंगे, अफसर बन जाएंगे, आईएएस लोगों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक समझ में आ गया? तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, आपकी इनकम खूब बढ़ गई, ईश्वर करे, ठीक खुदा करे, वाहे गुरु जी करे, या आपकी कमाई इतनी बढ़ जाए कि तुम लोग खर्च ही ना कर पाओ, समझ में आ गई बात? ये मेरी दुआ है, और मैंने कहा था ना ब्रह्मा जी ने मुझे एक दिन वरदान दिया था, वरदान याद है ना? ठीक
राकेश कह रहे सर क्या नागरिक टैक्स देना बंद कर दे तो क्या कारपोरेट टैक्स से सरकार चल पाएगी? नहीं, चल तो नहीं पाएगी, थोड़ा काम प्रभावित हो जाएंगे, वैसे टैक्स कारपोरेट ही ज्यादा देता है। ठीक, और क्यों बंद कर देंगे? सरकार का अधिकार है कि वो टैक्स लेगी और आपका कर्तव्य है कि आप टैक्स दें, तो बंद फंद करने फालतूगिरी वाला सवाल। याद है ना ब्रह्मा जी का वरदान? ब्रह्मा जी ने मुझे एक बार वरदान दिया, ठीक, और उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हें वर देता हूं। मुझसे कहा था कि जो तुम्हारा विद्यार्थी कुछ नहीं होगा वो भी करोड़पति हो जाएगा, और जो कुछ हो जाएंगे वो तो तूफान ही मचाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, तो ठीक, समझ में आ गई बात ना? हाँ, कोई मेरा विद्यार्थी गरीब नहीं होगा, ये मुझे ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है। आश्वस्त रहिए आप लोग, धनी तो बन ही गए हो, अब लड़ाई इस बात की है कि अपने सपने पूरे कर लो। ठीक, क्लियर है ना? बताओ, देता करिए सच। हाँ भाई, सच्ची में यकीन मानो भाई। ठीक, तो इसलिए मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करो। उम्मीद करा अभी तो बेरोजगार है, तो चल भैया टाइम आता है ना, अभी धान की रोपनी करेगा, दूसरे दिन कटाई करने चला जाएगा, पकड़ो इसको। तो अभी धान की रोपनी का सीजन, आज रोपनी करो, कल कटाई करने चले जाओगे। ठीक ठीक, तो आप आश्वस्त रहिए सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं। अपने भीतर, अपने चारों तरफ सिर्फ सकारात्मकता बिखेरो। याद रखिएगा, यकीन कीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, मेरा अपना अनुभव है, मुझ पर भरोसा कीजिए। हम जो सोचते हैं वो होता है, सच में होता है, लेकिन तब होता है जो हम सोचते हैं उसे हम महसूस करें। सोचने और महसूस करने में अंतर होता है। सोचता तो सब आदमी है, तो सबका क्यों नहीं हो जाता है? दरअसल होता उसका है जो महसूस करता है। आपको जो चाहिए महसूस तो करने लगिए, जैसे जैसे महसूस करेंगे आपका पर्यावरण, आपकी परिस्थितियां उसी के हिसाब से सकारात्मक होती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक, महसूस तो कीजिए, यकीन मानिए। ठीक, समझ में आ गई बात? यकीन मानिए, ठीक ना? अरे सुमितवा को पकड़ के रखो तुम लोग, तो इसका मैं पीटता हूं। ठीक, यकीन मानिए। ठीक, पक्का? ठीक, सच में होता है, सच में होता है। ठीक, सच में होता है। सोचने का मतलब हमेशा सोचते जा रहे हैं कि कलेक्टर बनेंगे, महसूस करने का मतलब उसे शिद्दत से फील कर रहे हैं, हम बनेंगे, हम बनेंगे। सुबह शाम करना तो शुरू कीजिए। ठीक, सच में होता है। ठीक, सच में होता है। ठीक, चल, ठीक, तो मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स बढ़ गई, और हमारे वाले जो सरकार है ये, समझ रहे हो ना, ये तो और टैक्स लेते हैं, तो समझना। तो मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, जो इनकम बढ़ गई तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी, गवर्नमेंट आपसे कहेगी इस बढ़ी हुई इनकम पर आप टैक्स दो। यानी सीधे कौन पेमेंट कर रहा है? भुगतान सीधे कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। यानी जिस पर टैक्स लगता है वही भुगतान भी करता है। ठीक है? ठीक, जिस पर टैक्स लगता है वही भुगतान भी करता है। ठीक? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पर लगता है वही भुगतान कर देता है। इनकम टैक्स क्या है? आपकी कमाई अधिक है तो आप पर लगेगा, आप ही पेमेंट कीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? आपकी कोई कंपनी है, कंपनी ने अधिक कमाई की है, कंपनी पर लगेगा, कंपनी भुगतान करेगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अजय समझ आया बात को? सब लोग समझ रहे हैं? वही, यानी इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा क्या हुई? जिस पर लगता है उसी को भुगतान भी करना होता है। ठीक, यह डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। वही अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा देखें तो इसके बारे में सीधी परिभाषा यह होती है, लगता किसी और पर, भुगतान कोई और करता है। यानी जिस पर लगता है भुगतान वो नहीं करता है। यूं कहें कि लगता किसी और पर, ठीक, या यूं कहिए कि इसको ऐसे करते हैं, यह टैक्स जो भुगतान करता है, जो भुगतान करता है, जो भुगतान करता है उस पर लगता नहीं है, उस पर लगता नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं लगता किसी और पर है, भुगतान कोई और कर रहा है। ठीक, ठीक, जैसे मान लीजिए जीएसटी, ये दुकानदार है, ये एक दुकानदार है। ठीक, ये एक क्या है? दुकानदार है, बैठा हुआ है, ये एक दुकानदार है। आप गए, आपने इससे कपड़ा खरीद लिया, आपने इससे कपड़ा खरीद लिया। आपने जब इस कपड़े का पेमेंट किया तो पेमेंट में जो बिल आपको मिला, ठीक, आपने जब इस कपड़े का पेमेंट किया, इसके कौन है? चलिए सुमित को बना देता हूं, बहुत बदमाशी कर रहा है, सुमित देख तो ही है। ठीक, तो मान लीजिए आपने कपड़ा खरीदा, तो आपने पेमेंट किया, ठीक, आपने पेमेंट किया। पेमेंट के बाद जब आपके सामने जो बिल आया, ठीक, क्या आया? बिल आया। इस बिल में आप देख रहे होंगे कि जीएसटी भी लिखा है कि चलिए आपने अगर 2000 का कपड़ा खरीदा, चलिए 200 रुपया आपने जीएसटी दिया है। यानी जीएसटी के रूप में 200 रुपए का पेमेंट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। पैसा कौन दे रहा है? आप कर रहे हो। यानी यह जीएसटी लग किस पर रही है? आप पर रही है। जीएसटी लग रही है, ठीक, आप पर, आप पर। लेकिन गवर्नमेंट को भुगतान जीएसटी का कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को कौन पेमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है दुकानदार। गवर्नमेंट को कौन पेमेंट कर रहा है? दुकानदार। ये दुकानदार गवर्नमेंट को जो जीएसटी पेमेंट कर रहा है वो अपने पॉकेट से नहीं पेमेंट कर रहा है, आपकी दी हुई जीएसटी को इकट्ठा करके ये सरकार को दे दे रहा है। यानी जो चुका रहा है उस पर लग रही है। यानी जो भुगतान कर रहा है सरकार को, एक्चुअल में टैक्स उस पर नहीं लगा है, टैक्स लगा है किस पर? खरीदार पर। तो ये जीएसटी क्या हो गई? इनडायरेक्ट टैक्स हो। जीएसटी क्या हो गई? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये है, दो प्रकार के कर हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को क्या कहते हैं?
इनडायरेक्ट टैक्स। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। हम सीधी सीधी परिभाषा आपको बता दिए। यानी डायरेक्ट टैक्स वह होता है, ठीक ठीक, जिसमें जिस पर लगता है उसी को चुकाया जाता है, चुकाता है, दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जो चुकाता है जिस पर लगता है वो चुकाता नहीं है। अर्थात जो भुगतान करता है, जो सरकार को पेमेंट कर रहा है, टैक्स अपने पास से नहीं भर रहा है, दूसरे से लेकर के भर रहा है, ठीक। तो अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, एक मुहावरा कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, सॉरी, जो डायरेक्ट टैक्स होता है या किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आपकी कमाई है तो आपको ही इनकम टैक्स देना होगा, कोई और नहीं देगा, ठीक। यानी जिसको चोट लगती है ना, खून भी उसी को बहता है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में कहा जाता है आपकी कमाई है तो आपको अपनी कमाई का इनकम टैक्स देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अर्थात जिसको चोट लगती है खून भी उसी का बहता है। आपकी कमाई सरकार के लिए पैसा दो तो छोटी है ना, खून ही तो बह रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कहा जाता है कि चोट किसी और को लगती है और खून किसी और का बहता है। जब दुकानदार पेमेंट करने जाता है सरकार के पास तो चिल्लाता कहता देखो हमारा खून भर रहा है, हम इतना लाख जीएसटी दे रहे हैं, हम इतना लाख जीएसटी दे रहे हैं, जबकि उसमें 1 रुपया भी उसकी अपना नहीं है, उस सब खरीदार का इकट्ठा किया है। यानी एक्चुअल में चोट किसको लग रही है? खरीदार को। अगर मान लो हम घड़ी पहने हैं, इस घड़ी पर जीएसटी बढ़ा दिया जाए तो जो घड़ी खरीदने वाला उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा, यानी चोट खरीदार को लग रही है। लेकिन घड़ी का दुकानदार जब चुकाना पाया जाएगा, सरकार बहुत खरीद, इतना हमको टैक्स देना पड़ता है, इतना, तो खून तो उसी को दिखा जाएगा ना, ठीक। समझ में आ गई बात? यानी चोट किसी और को लगती है, खून किसी और का बहता है। क्लियर हो गई बात? ठीक ठीक। जायदा करिए, दर्द किसी और को लगता है। हाँ, चिल्लाएगा दुकानदार, हम तो लुट गए, बर्बाद कर दिए, सरकार बहुत टैक्स ले लेगी। देखो भैया हम 3 लाख रुपया महीना जीएसटी दिए। अरे वो 3 लाख में 1 रुपया उसका नहीं है, 3 लाख उसने कस्टमर से इकट्ठा किया वो है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब हम कुछ टैक्स की चर्चा करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा करेंगे, कुछ टैक्स पर हम बातें करेंगे। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट टैक्स में देखें तो इनकम टैक्स है, पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर हम डायरेक्ट टैक्स में देखें तो इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, ये तीनों चल रहा है बहुत शानदार तरीके से। एक है डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे 2020 में समाप्त कर दिया गया, जिसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। जो सरकार ने समाप्त कर दिया वो समाप्त कर दिया, इकोनॉमी में जो सरकार समाप्त कर दिया उससे कोई सवाल नहीं बनता है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अगली बात, एक है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चल रहा है, एक है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2009 में इसे समाप्त कर दिया गया था, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। एक है वेल्थ टैक्स 2016 में इसे समाप्त कर दिया गया था, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। ये प्रोफेशनल टैक्स भी, ठीक, अब सरकार नहीं लेती है। एक कैपिटल गेन टैक्स है, इसे लेती है। स्टाम्प ड्यूटी है, इसे लेती है। गिफ्ट टैक्स 1998 में ही समाप्त कर दिया गया। बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स 2009 में ही समाप्त कर दिया गया। यानी ये इतने, इसे हमने बताया कि कभी कंफ्यूज ना हो, इसे हमने बताने का एक उद्देश्य है कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स 2016 में समाप्त कर दिया गया है, तो 2016 के पहले जब आप पीवाई को देखेंगे तो वेल्थ टैक्स से सवाल आया हुआ है, ठीक। मान लो 2014 में, 2013 में, 2009 में देखेंगे तो यानी 2016 से पहले पीवाई को देखेंगे तो वेल्थ टैक्स से सवाल आया हुआ है। और आज हम पढ़ा रहे हैं, हमारे नोट्स में देखेंगे तो हमने तो वेल्थ टैक्स नहीं पढ़ाया है, तो आप कहेंगे गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। हमने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि इकोनॉमी में चीजें छोड़ दी जाती हैं, जो चीज सरकार छोड़ दी उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग कई बार, ठीक, गिफ्ट टैक्स से आप पीछे सवाल है, ठीक, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से सवाल आया हुआ है, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि चीजें सरकार ने छोड़ दी है, ठीक ठीक ना। अच्छा, 2009 में वापस लिया का मतलब ये होता है, वापस लिया का मतलब सरकार ने इसे वापस ले लिया, अर्थात सरकार ने टैक्स लगाया था, वापस ले लिया, हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2009 में वापस ले लिया, इसका मतलब 2009 के बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं लगाया। ये सब एग्जांपल हैं, ठीक, समझ में आ गई बात? ये सब एग्जांपल है किसके? ठीक, ये सब एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स के। ये सब एग्जांपल है किसके? ये सब एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल समझ गए? बहुत प्रकार का भी डायरेक्ट टैक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक। ये सब एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स की। यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये सब पढ़ना शुरू करेंगे। अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स पर आएंगे, ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के एक ही कर बना दिया गया, जिसका नाम है जीएसटी, जिसका नाम है जीएसटी, ठीक। और यूं कहिए तो आज दो रूप से महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट टैक्स है, एक जीएसटी, एक सीमा शुल्क। तो विस्तार से हम एक चैप्टर के रूप में ही पढ़ेंगे जीएसटी, यानी हम इस टैक्स में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जीएसटी का। जीएसटी को हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे, ठीक, समझ में आ गई बात? तो इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक, तो आ जाइए इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक। पहला टैक्स है इनकम टैक्स। तो चलो इनकम टैक्स से बात कल से शुरू करें, आज क्या पढ़ा करके छोड़े, इनकम टैक्स से पास कल से शुरू करें, ठीक। कल से कहानी इसी इनकम टैक्स से शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर ना? थोड़ा भी ज्यादा खराब हो जाऊंगा तो 8 बज भी गए हैं और पैर मेरे फटते हैं, तबीयत खराब होने। तो कल से इनकम टैक्स से कहानी को, ठीक, शुरू करेंगे। तो चलिए, अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ठीक ना, और आपकी क्लास के टाइम भी हो गए। अगर क्लास का टाइम बचा रहता तब तो कितनों पैर फटते मैं खड़ा रहता, ठीक। तो टाइम हो गया, 8 बज गए हैं, ठीक। कल से शुरू करेंगे, आज के लिए बस।